नमस्कार साथियों, मैं लोकेश पांडे। आप देख रहे हैं ग्राउंड 40 से त्रिलोक न्यूज़ को। साथियों, विशेष बात यह है कि जनता के बीच में जो व्यक्ति जाए वही महान नेता है और वही अच्छा लीडरशिप जो है दिखा सकता है। तो आज यहाँ पर बैठे हुए शख्स जो कि पहचान के मोहताज नहीं है, किंतु मैं जानना चाहूँगा कि जब आप जनता के बीच में गए, सूत्रों के मुताबिक आज ये बात चल रही है कि संविधान खतरे में है। बड़े बड़े जो है इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि संविधान बचाओ, देश बचाओ। आप जब जनता के बीच में गए, विभिन्न वर्गों से मिले, आपको क्या लगा कि उन्हें संविधान खतरे में लग रहा है? जैसा कि आप जानते हैं, इंडी गठबंधन लगातार देश में झूठ फैलाने का काम कर रहा है। आम जनता में, आम जनमानस में उनके बड़े बड़े नेता मंच पे खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में है जी। जबकि एक पढ़ा लिखा तबका और सारा पढ़ा लिखा आदमी ये जानता है कि संविधान के मूल स्ट्रक्चर को, संविधान को बदला नहीं जा सकता है। ये जनता में नाजायज रूप से भ्रम और भय फैलाने का काम कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, संविधान कैसे बदल जा सकता है? आपका जो प्रश्न है कि संविधान को कैसे बदला जा सकता है, जब आपकी सरकार बहुमत में होगी, बदला तो नहीं जा सकता क्यों, संशोधन किया जा सकता है। तो जो बात कल्पना में लोगों के मन में है, क्या वह सत्य साबित होता है कि संविधान बदला जा सकता है? देखिए, सबसे ज़्यादा संविधान बदलने का काम कांग्रेस ने किया है जी। आप ये समझिए 85 बार इन लोगों ने संविधान में संशोधन किया है जी। चाहे वो 77 का रहा हो। 1977 में इन्होंने कैसे संविधान को संशोधन किया और कैसे इन लोगों ने देश में इमरजेंसी लगाई, जी। क्या क्या हालात पैदा किए। आज मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल है। 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी का कोई ऐसा एक को बता दीजिए जिससे आपको ये लगता हो कि देश का संविधान खतरे में है। मोदी जी ने देश की सबसे बड़ी बीमारी धारा 370 उसमें संशोधन करते हुए जम्मू कश्मीर राज्य को देश में और मजबूती के साथ जोड़ने का काम किया। अभी श्रीनगर में चुनाव हुआ, आपने देखा कितनी जनता बढ़ चढ़ के वहाँ पे वोट डालने निकली। इतना वोट डालने के लिए कभी भी निर्भीक होकर जनता नहीं निकली। ये अगर इस तरीके का संशोधन है तो ठीक है। और जिस तरीके के संशोधन कांग्रेस ने किए और अन्य पार्टियों ने करे थे, वो संशोधन के दर्द आज भी देखे जा सकते हैं। इमरजेंसी का दर्द आज भी लोग भूले नहीं हैं। अभी दक्षिणी बेल्ट में जो है इंडी गठबंधन के सुप्रीमो कहे जाने वाले राहुल गांधी जी जो है कहे कि मैं मुस्लिमों के आरक्षण को जो है बढ़ा दूंगा। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, हमारे नेता ने इस बात को पहले ही स्पष्ट कर दिया है जी। आरक्षण को बढ़ाना या घटाना, आरक्षण को घटाना या बढ़ाना ये संसद का काम है। सही। हमारे देश के नेता ने आरक्षण को देने का काम किया है। जी। चाहे महिलाओं को 33% आरक्षण देने को कहा हो, चाहे सवर्णों को 10% जो इकोनॉमिक रूप से बैकवर्ड थे उनको देने का काम किया हो, अन्य किसी वर्ग का आरक्षण छीनने का काम मोदी जी ने नहीं किया है। और जो लोग इस बात की चर्चा और ये जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, 4 तारीख को नतीजे उनके सामने होंगे और इन लोगों के मंसूबों को पानी फिरेगा। देश और देश की जनता मोदी जी में भरोसा और विश्वास रखता है। सुल्तानपुर की जनता आदरणीय मेनका गांधी जी में भरोसा रखती है। जिस तरीके से मेनका गांधी का तेज तर्रार व्यक्तित्व है, जिस व्यक्तित्व के चलते आज की डेट में कहीं पर भी किसी तरीके का न्याय, शोषण, सुनने को नहीं मिलता है। तो जनता जो है सुल्तानपुर में मेनका जी को और देश में मोदी जी को जिताने का काम करेगी। जिस तरीके से आज सुल्तानपुर एक राजनीतिक मंच का अखाड़ा बन गया है, एक तरफ सुप्रीमो मायावती जी और दूसरी तरफ प्रदेश के बाबा कहे जाने वाले माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए, आपको क्या लगता है कि बीजेपी यहाँ पर भीड़ों को देखते हुए, सुप्रीमो की मायावती सुप्रीमो जी की जो है भीड़ों को देखते हुए, क्या भाजपा कमजोर पड़ रही है? देखिए, मैं तो अभी वहीं से लौट के आ रहा हूँ जी, और मैं रास्ते में आते समय वीडियो भी देखा। आप मेरे कपड़ों की हालत देख सकते हैं, जूतों की हालत देख सकते हैं। मैं योगी जी की ही रैली से लौट के आ रहा हूँ। पैर रखने की जगह नहीं थी, सड़क पर आदमी खड़ा था, मैदान छोटा पड़ गया। जी। मैदान छोटा पड़ गया। और बहन जी का मैंने देखा कि कहीं एक एंगल से दिखा रहे हैं, कहीं एक एंगल से दिखा रहे हैं। इस तरीके से मैनिपुलेट करके चीज़ों को माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये जान लीजिए, मायावती जी का न देश में न प्रदेश में कहीं खाता नहीं खुलना है। और मायावती जी को मैं कहूँगा, वोट देना अपना वोट खराब करना है।
जनता कह रही कि उदयराज तथा सपा में जो है रामभुआल निषाद जी जो आए हैं, एक तरफ जो है बीजेपी में कही जाती है कि निषाद जो हैं वो भाजपा की कोर वोटर्स हैं, तो वहीं पर जो है पूर्व मंत्री जो रामभुआल निषाद जी आए हैं, कहीं निषादों के वोटों को या मतों को जो है हेर फेर तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका विश्वास जैसे बाकियों में अपना भरोसा रखती है। जी। सभी वर्ग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई वर्ग विशेष की राजनीति नहीं होती है। हमारे नेता आदरणीय मोदी जी ने कई बार इस बात को स्पष्ट किया है कि हमारे यहाँ जातिवाद नहीं है, हमारे यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है, सभी वर्गों का सम्मान है, सभी वो लोग जो अच्छा करना चाहते हैं उनका सम्मान है। उन लोगों का कतई सम्मान नहीं है जो अराजकता फैलाना चाहते हैं, जो गुंडाई करना चाहते हैं, जो अराजक लोग हैं, उन लोगों को कोई सम्मान नहीं। और जहाँ तक जातिवाद की बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी में जातिवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। जातिवाद की राजनीति करने वाले दूसरे लोग हैं जो इस तरीके की बातों को करते हैं, कहीं निषाद का, कहीं वर्मा को, कहीं पाल को, कहीं मौर्य को तोड़ने और काटने और उसकी बात करते हैं कि ये कट गए, वो जुड़ गए, ऐसा हो गया। ये समीकरण भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। मोदी जी के लिए पूरा भारत एक परिवार है और इस देश में रहने वाला हर नागरिक मोदी जी का परिवार है और उसी भावना से वो काम करते हैं, वो चीज़ों को डिलीवर करते हैं। आज आप मुझे बताइए, किसान सम्मान निधि क्या किसी की जात को पूछ के दिया जा रहा है? क्या गरीब आवास किसी की जात को पूछ के दिया जा रहा है? क्या किसी को ये हर घर जल नल जो दिया जा रहा है ये किसी की जात को पूछ के दिया जा रहा है? या सरकार की अन्य योजनाएं, जैसे आप देखिए राशन दिया जा रहा है, राशन का लाभ जो है सभी वर्गों को दिया जा रहा है। तो देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, गरीबी अमीरी कभी जात देख के नहीं आती। जो ये समझते हैं गरीबी अमीरी जात देख के आती है तो बहुत गलत है। गरीब अमीर कोई भी हो सकता है। हमारे मोदी जी ने पहले भी एक बात स्पष्ट करी है, देश का युवा, नागरिक, गरीब, सामान्य, सभी जितने भी लोग हैं सब उनके लोग हैं और उनमें कोई भेदभाव करने का काम उनका नहीं है। जिस तरीके से भाजपा सरकार में आज युवाओं के साथ परीक्षा को लेकर के मतभेद है, क्या युवा बीजेपी के साथ जाएंगे? देखिए, युवाओं के साथ मतभेद नहीं कह सकते आप। पहले यही परीक्षाएं होती थी, क्या होता था सबको पता है। कैसे कापियां बदल दी जाती थी, कैसे नंबरों को मैनिपुलेट करके किसी वर्ग को, किसी व्यक्ति को या किसी को लाभ पहुंचा के जो है जिसको कुछ आता भी ना हो एसडीएम बन जाता था। लेकिन आज की डेट में कम से कम ये है, अगर कोई शिकायत हमारे नेता को सुनने में आती, योगी जी को सुनने में आती, परीक्षा निरस्त करा देते हैं। बेईमानी होने का चांस नहीं होता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी एनडी गठबंधन के सुप्रीमो राहुल गांधी जी ने कहा कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान में खोलने आया हूँ, तो क्या अन्य पार्टियां मोहब्बत नहीं दिखाती? देखिए, मोहब्बत की तो बात करें ही ना जी। मोहब्बत की बात वो करे जिसमें इस चीज़ को करने का हो। सही। भाई, जब आप सरकार में थे तो आपने कितनी मोहब्बत दिखाई और किसको किसको क्या लाभ दे दिया? यही अनाज गोदामों में सड़ जाता था। रोज आप ही पत्रकार हैं, आप ही लोग बताते थे कि अनाज सड़ गया, इतने टन गेहूँ चूहा खा गया, इतना ये खा गया। आज वही अनाज मोदी जी गरीबों में बांट देते हैं, वही चावल की जो है मोदी जी जो है गरीबों में बांट देते हैं। तो इसमें क्या बुराई है? तो उसमें मोहब्बत कहाँ चली गई? उस समय मोहब्बत नहीं थी इनकी जब मोहब्बत में जो है कॉमनवेल्थ जैसे गेम में घोटाला हुआ, जब इनकी सरकार में कोयला घोटाला हुआ, जब इनकी सरकार में जो है इतने भ्रष्टाचार हुए, मनमोहन सिंह को कठपुतली बना के रखा इन लोगों ने, तब इनकी मोहब्बत कहाँ चली गई थी जब मनमोहन सिंह के बनाए हुए बिल को इन्होंने फाड़ के फेंक दिया था। अभी जो है वर्तमान जस्ट कुछ क्षण पहले ही बसपा की सुप्रीमो मायावती जी ने कहा कि जिस तरीके से भाजपा के नेता राशन पर जो है चुनावी मुद्दे खेलते हैं, क्या वह राशन जनता का नहीं, जो जनता को दिया जा रहा है वो जनता को ही करें, मैं जनता को राशन दे रहा हूं, तो वो राशन मोदी जी कहां से ला रहे हैं? मोदी जी एक परिवार के मुखिया हैं जी। एक परिवार के मुखिया होने के नाते जो उनका कर्तव्य है, अंत्योदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का सिद्धांत, हमारे समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति को सम्मान मिले, उनमें इक्वालिटी की वो आए, वो लोग भी संपन्न हों, उस भावना के तहत काम कर रहे हैं। ये अनाज गेहूँ सड़ा देना ठीक है कि ये अनाज गेहूँ उन गरीब लोगों को दे देना जिस पे उनका वाकई में हक है?
जिसका हक है उसको दे रहे हैं। ये तो एक परिवार के मुखिया का बड़प्पन है कि वो अपने परिवार के जो है अंतिम छोर के व्यक्ति के बारे में भी सोचता है। ये सोचता है कि उसकी जो है गरीब बेटियां, गरीब जो है घर की जो है बहुएं, उनको जो है शौचालय जाने के लिए लज्जित ना होना पड़े, उनको शौचालय देने का काम कर रहे हैं। यदि भाजपा की सरकार भारत में पुनः स्थापित होती तो रोजगार की क्या उम्मीद करें युवा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का होना किंतु परंतु नहीं जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 चरणों का चुनाव हो चुका है। आप पत्रकार हैं, आप मेरी इस बात को कोट करिएगा। हम 330 सीटें जीत चुके हैं 5 चरणों में ही। सूत्रों के मुताबिक यह सूचना पहले से मिल चुकी है, फिर भी आप युवाओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, युवाओं के लिए पहले से हमारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। उनको रोजगार दिलाने का, स्वरोजगार दिलाने का, आपका जो है स्वरोजगार के माध्यम कई सारे हैं, जिसमें जो है ये आपका सरकार की एक योजना है जिसके तहत जो है लोन प्रोवाइड करके उनको रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और इस तरीके की बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार के पास, और उन सबको चला के रोजगार जैसी समस्या, जिस देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो वहाँ पर इतना रोजगार पैदा करना, वो स्वरोजगार के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से, अन्य माध्यमों से किया जा रहा है। क्या भाजपा की सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर बात करती है? भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज है जी, सबसे ज़्यादा अस्पताल बने हैं, सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं, सबसे ज़्यादा स्कूल बने हैं। क्या विभिन्न तबके के लोग विश्वविद्यालयों में पहुंच पा रहे हैं? जब पीजी क्लास के बच्चे ही 3, 3,500, 4,000, 10,000 रुपये की बुक लेके आ रहे हैं, तो बड़े स्तर पर भी शिक्षा कैसे प्राप्त करें? देखिए, उसके लिए भी स्कॉलरशिप और तमाम योजनाएं चल रही हैं, जिसके माध्यम से सरकार उन पात्र व्यक्तियों को लाभ देने का काम कर रही है। तो इस तरीके से अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप देख रहे थे त्रिलोक न्यूज माध्यम से बीजेपी के कद्दावर नेता भाई साहब की बात। इस तरीके से मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।